हमारी आज की कहानी है। आप लोगों को यह कहानी आपके बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुनी होगी। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके भाई उसे जान से मारकर उसी का मांस खा लेते हैं। आखिरकार वह कौन से भाई थे जिन्होंने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खा लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की मेरी यह कहानी है जो 6 भाई थे, उनकी एक बहन थी। बहन घर का सारा काम किया करती थी। भाई जो कि जंगल में लकड़ियाँ काटते थे, कुछ काम करते थे जिनसे उनका घर का गुजारा चल रहा था। बहन तब तक भाई घर पर आते वह सारा घर का काम कर कर अपने भाइयों के लिए खाना पकाती थी। भाई जो कि अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। इतने भाइयों की बहन होना एक किस्मत की बात होती है। वह अपनी बहन को बड़े ही नाजों से पाल रहे थे। एक दिन उनकी बहन की उंगली कट जाती है, जिसके कारण वह सब्जी बना रही थी। नाइफ लगने से उंगली कटने के कारण वह डर जाती है। वह दीवार के पूछने लगती है। फिर वह सोचती है कि भाई आ जाएंगे, देखेंगे तो शायद डांट मारेंगे। वह दीवार के नहीं पूछती है, कपड़ों के पूछने की कोशिश करती है। फिर वह सोचती है अगर भाई देख लेंगे तो शायद वह डर जाएंगे कि मुझे क्या हो गया। वह अपने कपड़ों के भी नहीं पूछती है। वह अपनी जो ब्लड आ रहा था वह सब्जी के अंदर मिला देती है। भाई काम से घर पर वापस आते हैं, खाना खाते हैं। खाना और दिनों से ज़्यादा टेस्टी बना था। भाई अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, आज तूने अपने खाने में क्या मिला रखा था? आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। बहन कहती है कि अरे नहीं भैया, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया। जैसा रोज़ जो मसाले डालती हूँ मैंने वही मसाले डाले हैं। लेकिन भाई फिर से पूछते हैं, लेकिन बहन घबरा जाती है। वह अपने भाइयों को नहीं बताती। उसका एक छोटा भाई था जो कि उनके साथ काम पर नहीं जाया करता था, लेकिन वह एक आँख से काना भी था। उसे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन वह अपनी बहन के साथ घर के कामों में हेल्प करवाया करता था। तब सभी अपने अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं। तभी छोटा भाई उसके पास जाता है और पूछता है कि बहन मुझे बता, तूने सब्जी में आज क्या मिलाया था? वह अपने भाई से बता देती है कि मैंने सब्जी में कुछ नहीं मिलाया, बल्कि मेरी उंगली कट गई थी। मैंने अपना लहू उसके अंदर डाल दिया। मैंने सोचा कि आप लोग मुझे लड़ोगे, डांट फटकार लगाओगे, इसीलिए मैंने डर के कारण अपनी उंगली का लहू सब्जी के अंदर मिला दिया। और मैं इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि अगर आप लोगों को यह बात पता चलती तो शायद आप लोग खाना नहीं खाते। वह अपने भाई को यह सारी बात बता देती है। छोटा भाई जो कि नादान था, वह अपने भाइयों से जाकर बता देता है कि बहन का उस सब्जी के अंदर खून मिला हुआ था। सारे भाई यह बात सुनकर चौंक जाते हैं और वह सोचने लगते हैं कि जिस बहन का सब्जी के अंदर थोड़ा सा लहू गिरने के कारण वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट हो गई, तो उसके जो मांस है वो कितना स्वादिष्ट होगा। क्यों ना हम इस मांस का अच्छा सा पकाकर सेवन कर ले। यह तब वे भाई चारों तरकीब ऐसी बना रहे थे तो उनका जो छोटा भाई काना था वह कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? वह हमारी बहन है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन भाइयों के तो स्वाद का जो भूत था वह सर पर अब सवार हो चुका था। अब वह कहाँ मानने वाले थे। वह कहता है कि मैं बहन को जाकर बता दूंगा। वह कहते हैं कि अगर तूने अपनी बहन को यह सब कुछ बताने की कोशिश की ना तो हम तुझे जान से ही मार डालेंगे। वह अपनी बहन को कुछ नहीं बताता। वह कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। वह उन्हें अपने प्लान में नहीं मिलाते। उनका प्लान होता है कि हम बहन को कहीं बाहर लेकर जाएंगे
कुछ ऐसी तरकीब बनाओ जिसके कारण वह हमारे साथ बाहर चलने को तैयार हो और उसे शक भी ना हो। वह ऐसा प्लान बना लेते हैं और अपनी बहन को एक पहाड़ के ऊपर ऊंची चट्टान पर खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि बहन चल, हम तेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता पक्का हो गया है, हमने तेरा रिश्ता एक लड़के से तय कर दिया है। चल, तुझे तेरा ससुराल दिखाकर लेकर आते हैं। वह उस चट्टान पर उसे खड़ा कर देते हैं, लेकिन बहन कहती है कि भाई मुझे यहाँ से तो कहीं दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वह कहते हैं कि रे पगली, तू यहाँ खड़ी होकर देख, हम अभी आते हैं। वह 6 भाई वहाँ से नीचे आ जाते हैं। वह वहाँ पर आकर बारी बारी बहन के ऊपर निशाना लगाने लगते हैं, लेकिन उसको कोई भी भाई निशाना नहीं लगा पाते। एक भाई बचा था जो कि एक आँख से काना था। वह उसे धमकी देते हैं और कहते हैं कि अगर तूने निशाना अच्छे से नहीं लगाया तो हम तुम्हें यहीं पर जान से मार डालेंगे। वह डर जाता है और वह अपनी बहन पर निशाना लगाता है। शायद भगवान को यही मंजूर था कि जो अपनी बहन को बचाना चाहता था उसी के हाथों उसकी बहन की मृत्यु हो जाती है और उसका निशाना एकदम परफेक्ट लग जाता है, जिसके कारण उसकी बहन की मृत्यु वहीं पर हो जाती है। वह अपनी बहन को वहाँ से लेकर आते हैं और घर पर लाकर कहते हैं कि चलो अब इसका मांस हम पकाने की तैयारी करते हैं। लेकिन मांस पकाने के लिए तो लकड़ियाँ ही नहीं हैं। वह फिर सोचते हैं कि अगर यह काना यहाँ पर रहा तो यह हमें कोई भी काम अच्छे से नहीं करने देगा। यह हमारी हर एक काम में बाधा ही उत्पन्न करेगा। वह उसे कहते हैं कि तू जंगल से जाकर लकड़ियाँ लेकर आ। वह बहुत छोटा था। वह जंगल जाता है, लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, लेकिन वह वहाँ पर बैठकर रोने लग जाता है क्योंकि वह घर से रस्सी लेकर ही नहीं आया। अब रस्सी के बगैर लकड़ियों को बांधकर किस में ले जाए। वह जंगल के अंदर बैठकर एक पेड़ के नीचे रोने लग जाता है। तभी वहाँ पर कुछ सांप आते हैं। वह उसे पूछते हैं कि तू क्यों रो रहा है। तभी वह बताता है कि मेरे 5 भाई हैं, एक बहन है जो कि मेरी बहन को मारकर अब उसे पकाकर खाने वाले हैं, और अगर मैं वहाँ पर वक्त से नहीं पहुँचा तो वह मेरी बहन को पकाकर खा जाएंगे। यह सब कुछ सुनकर सर्प जो कि कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें तो हम रस्सी बन जाते हैं। तुम हमें बांधकर अपने घर ले जाकर आराम से उतारना, कहीं हमें चोट ना लग जाए, और तुम्हारा काम होने के बाद हम वहाँ से आ जाएंगे। यह बात सुनकर अब सर्प जो कि रस्सी बन जाते हैं और वह उन्हें बांधकर अपने घर ले आते हैं। घर लाने के बाद वह उन्हें आराम से उतारता है, लेकिन उसके भाई जो कि यह देखकर बहुत अचंभित हो जाते हैं कि यह तो बिना रस्सी के गया था और यह तो बहुत जल्दी आ गया। अब यह फिर से कोई ना कोई विघन डालेगा। यह सब कुछ सोचकर वह उसे फिर से एक तरकीब लगाकर एक घड़ा देते हैं जो मिट्टी का बना हुआ था। पहले मिट्टी के बर्तन से ही सारा काम किया करते थे। वह उसे मिट्टी का घड़ा देते हैं और उसके अंदर एक छेद कर देते हैं और कहते हैं अब यह काना बहुत देर तक नहीं आएगा, क्योंकि जब तक इस घड़े के अंदर पानी नहीं होगा तो यह घर पर आ नहीं सकता, और घड़े के अंदर पानी डटेगा कैसे, क्योंकि उसके अंदर तो छेद कर रखा था। उन लोगों ने इतनी बारीकी से छेद किया कि काने को तो दिखाई ही नहीं दिया। वह पहले ही तो कम दिखता था और कुछ उसे इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी कि मैं जल्दी से जाऊं और जल्दी से इनके पास वापस आ जाऊं ताकि मैं शायद मेरी बहन को बचा पाऊं। लेकिन तब वह पानी लेने जाता है तो देखता है कि उसके घड़े के अंदर तो पानी रुक ही नहीं रहा। वह बहुत देर तक प्रयास करता है लेकिन असफल रहता है। फिर वह ज़ोर ज़ोर से किनारे पर बैठकर रोने लग जाता है। तभी उस तालाब से कुछ मेंढक
और मछलियाँ बाहर आती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या आपत्ति है तुम्हें। तभी वह बताता है कि मेरे भाई हैं, उन्होंने मेरी बहन को जान से मार डाला है और उन्हें मुझे यहाँ पर पानी लेने भेज दिया है, लेकिन मेरे घड़े के अंदर छेद है जिसके कारण मैं सफलतापूर्वक अपना पानी घर पर ले जा नहीं सकता हूँ, और अगर मुझे देर हो गई तो शायद वह मेरी बहन को पकाकर खा जाएंगे। वह यह सब कुछ कहकर वहाँ पर फिर से रोने लग जाता है। मछली और मेंढक कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे। वह उसके घड़े के अंदर जहाँ पर छेद होते हैं वहाँ पर चिपक कर बैठ जाते हैं, जिसके कारण पानी वहाँ से नहीं निकल पाता। और वह कहते हैं कि जब तुम अपने घर जाओ तो वहाँ पर हमें आराम से उतारना ताकि हमें कोई चोट ना लगे। जब तुम हमारा पानी पूरा ख़त्म कर लोगे तो हमें फिर से यहाँ पर छोड़ देना। यह सुनकर वह कहता है ठीक है। वह उन्हें लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह पानी को वहाँ पर रखता है और उन्हें वापस अपने एक पास में उन्हें तालाब बना रखा था उसके अंदर छोड़ देता है, क्योंकि अगर उनके अंदर पानी नहीं रुकता, अगर वह सारा पानी पी लेते तो शायद उनकी मृत्यु भी हो सकती थी, जिसके कारण वह पहले उन्हें उनके जो वादे के अनुसार उन्हें वापस छोड़कर आता है और पानी को सही सलामत अपने भाइयों को सौंप देता है। इतनी ही देर में तब वह आता है तो बहुत देर हो चुकी थी। भाई जो कि अपनी बहन का मांस पका चुके थे, अब वह परोसकर कहते हैं चलो खाओ, खाने शुरू करते हैं। छोटा भाई जो काना था वह अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वह अपनी बहन के मांस को नहीं खा सकता था, जिसके कारण वह अपनी एक पॉकेट के अंदर कुछ केकड़े और मछली लेकर आया था। तब भाई मांस खा रहे थे तो वह मछली खा रहा था। जब भाई हड्डियां चबा रहे थे तब वह केकड़े चबा रहा था, ताकि आवाज़ के साथ उन लोगों को यह महसूस हो कि वो भी अपनी बहन का मांस खा रहा है और उसे इन चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है। वह डर के मारे खा रहा था क्योंकि वह छोटा था और वह उन लोगों से बहुत डर रहा था, क्योंकि वह उन्हें धमकी दे रहे थे कि अगर वह उनके साथ नहीं मिलेगा तो वह उसे जान से मार डालेंगे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खाता बल्कि उसे छुपाकर रख देता है, लेकिन ज़्यादा देर छुपाकर रखने से तो उनके भाइयों को इस बात के बारे में पता चल जाता। इसीलिए वह उस मांस को तब सारे भाई सो जाते हैं तो लेकर जाता है और एक सुनसान जगह पर उस मांस को वहीं पर जला देता है। जलाकर वह अपने घर पर वापस आ जाता है। वह सोचता है कि अब तो मैंने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा है। वहाँ पर जहाँ उसने अपनी बहन का मांस जलाया था वहाँ पर एक पेड़ उत्पन्न होता है जिसका नाम था बिंदु बासाई। बिंदु उसकी बहन का नाम था और बासाई जो कि उसकी जो लकड़ियाँ थी वह बांस की थी, इसीलिए उसका नाम बिंदु बासाई रखा गया था। वह अपनी बहन की जगह उस पेड़ को वहाँ पर उगा देता है, जो कि उसके अंदर उसकी बहन की शायद आत्मा ही रहती होगी। एक दिन जब एक साधु वहाँ से गुजर रहा था तो वह देखता है कि बहुत ज़्यादा एक पेड़ की छाँव थी। वह उसके नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन तब वह उसके नीचे बैठता है तो वहाँ पर कुछ ऐसी ध्वनि निकल कर आ रही थी जो कि उसके साथ हुआ जो अपराध था वह उसे बयां करना चाहती थी। वह उस साधु से बताना चाह रही थी कि मेरे हे साधु, 6 भाई जिन्होंने मुझे मारकर मेरा मांस खा लिया। वह जब यह सुनता है तो उसके कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती, लेकिन वह देखता है तो वह उसकी जो लकड़ियाँ थी, जो बांस की लकड़ियाँ थी, उन्हें तोड़कर कुछ एक ऐसा गिटार सा बनाता है जिसकी ध्वनि बहुत सुंदर होती है। वह एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर देता है जिसे लेकर अब वह गांव के अंदर भिक्षा मांग सकता था। उसकी ध्वनि बहुत सुंदर थी।
जो लोगों के मन को छू लेती थी। जब वह लकड़ियाँ तोड़ रहा था तो वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मत तोड़ मुझे, मत तोड़ मुझे, मैं बासाई मेरा भाई है। यह सब कुछ कहकर वह रोने लग जाती है। लेकिन उसकी जो ध्वनि थी, जो लकड़ियाँ आपस में मिलकर जो ध्वनि निकल रही थी, वह साधु उसकी ध्वनि नहीं समझ पाता। वह एक ऐसा गिटार बना लेता है जिसे बजाकर वह लोगों के पास जाकर भिक्षा मांग रहा था। वह बहुत सुरीली आवाज़ में बज रहा था, जिसके कारण उस साधु को हर एक घर से बहुत सा चंदा मिल रहा था। अब जब वह सारे गांव में वहाँ पर घूमकर वह उस गांव के अंदर जाता है जिसके अंदर उसके वह 6 भाई रहते थे, वह वहाँ पर जाता है। वह हर एक घर से भिक्षा मांगता है, हर एक घर से उसे भिक्षा मिलती भी है। लेकिन जब वह उसके बड़े भाई के घर जाकर जब वह बजाने लगता है, वह नहीं बजता है। वह जब शुरू में बजाता है तो उसमें एक आवाज़ आती है कि मत बजा, मत बजा, ये मेरा दुश्मन का घर है। जो यह ध्वनि बजती है और फिर उसके बाद वह बजता ही नहीं है, जिसके कारण उसे वहाँ से कोई भी भिक्षा नहीं मिलती है। वह उनके 5 भाइयों के द्वार जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर वह गिटार नहीं बजता है। वह जब उसके 6ठे भाई के घर पर जाता है तो वहाँ पर वह गिटार बजता है और फिर वह बोलते हैं कि यह मेरा भाई का घर है, यहाँ पर तू एक दिन भोजन खा और आराम विश्राम फरमा। यह जो धुन उसकी गिटार से निकल रही थी, जो उसका छोटा भाई काना था, उसे वह धुन बहुत अच्छी लगती है और वह उस साधु को अपने घर पर ठहरने का निमंत्रण देता है। वह उस घर के अंदर रुकता है। रात बीत वह वहीं रुककर भोजन करता है। वह उसके लिए भोजन बनाता है जो कि उस साधु को बहुत पसंद आता है। वह जब सुबह जाने लगता है तो उसका जो भाई था वह साधु से कहता है कि साधु, तू जितने भी पैसे लेगा मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन जो यह गिटार है ये तू मुझे दे दे, मुझे इस गिटार की धुन बहुत पसंद है। लेकिन वह साधु नहीं मानता है। इसीलिए वह जब साधु अपने भक्ति में लीन था, वह उस गिटार से एक अपने घर का गिटार बदल देता है। साधु अपना वह जो बदला हुआ गिटार था उसे लेकर चला जाता है। अब भाई उस गिटार को अपनी एक दीवार के ऊपर लटका देता है। लटकाने के बाद वह अपने काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद उस गिटार से कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि कोई निकल कर आ रहा है और उसका सारा घर का काम कर रहा था। वह तब घर पर आता तो उसे सारा घर का काम हुआ मिलता था, खाना पका हुआ मिलता था। यह देखकर वह अचंभित हो जाता है। वह अपनी भाभियों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि भाभी, आप क्या मेरा सारा काम कर देती हो? तभी उसकी भाभी कहती है कि तू कहीं पागल हो गया है, हम तेरा काम क्यों करेंगे, हमारे पास इतना बेकार का टाइम नहीं है। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि जो 5 भाई हैं उनकी जो पत्नियां हैं वो काम नहीं कर रही है, तो आखिरकार उसका काम कर कर कौन जा रहा है। वह एक दिन अपने रूम के अंदर छुप जाता है। उसकी बहन जो कि सोचती है कि भाई काम पर जा चुका है, वह एक मक्खी के रूप में उस गिटार से बाहर आती है और बाहर आने के बाद अपनी पूरी आकृति ले लेती है। जब वह पूरी आकृति लेती है तो उसका भाई निकलकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तू कौन है और तू मेरे घर में क्या कर रही है। जब वह यह सब कुछ कहता है तो वह बताती है कि भाई, मैं तेरी वही बदनसीब बहन हूँ जिसे इन भाइयों ने बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। तुमने जहाँ पर मेरा मांस जलाया था, मैं वहीं से एक पेड़ के रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ से मुझे
यह साधु तोड़कर मेरी इस आकृति को बनाकर लेकर आया जिसके अंदर मेरी जान बसी थी, और शायद तेरे प्यार ने मुझे यहाँ तक घसीट कर ले आया और आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। शायद पहले के ज़माने में यह सब कुछ होता होगा कि मरने के बाद भी व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं, या फिर कहानियों में ही ऐसा सुनने को मिलता है, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन इस कहानी के अंदर इतना ही बताया गया था कि वह बहन अपने भाई को मिल लेती है। वहाँ पर उन सातों भाइयों के पत्थरों से आकृति बनाई गई है और उनके पीछे एक पेड़ है जिसका लोग वहाँ पर पूजन करते हैं। वहाँ पर इन सभी की, इस कहानी की बहुत मान्यता है। उस पेड़ को पूजा जाता है और वह जो 7 भाई बहन की कहानी थी वहाँ पर अपने बच्चों को सुनाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह 7 भाई बहनों की कहानी कैसी लगी और आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से यह कहानी सुनी थी या नहीं सुनी थी, यह कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।